अब्बू कोचवान बड़ा छैल छबीला था। उसका तांगा भी शहर में नंबर 1 था। कभी मामूली सवारी नहीं बिठाता था। उसके लगे बंधे गाहक थे जिनसे उसको रोजाना 10-15 रुपए वसूल हो जाते थे, जो अब्बू के लिए काफी थे। दूसरे कोचवानों की तरह नशा पानी की उसे आदत नहीं थी, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनने और हर वक्त बांका बने रहने का उसे बेहद शौक था। जब उसका तांगा किसी सड़क पर से घुंघरू बजाता गुजरता तो लोगों की आंखें खुद ब खुद उस तरफ उठ जाती। वो बांका अब्बू जा रहा है, देखो तो किस ठाठ से बैठा है, जरा पगड़ी देखो कैसी तिरछी बंधी है। अब्बू लोगों की निगाहों से ये बातें सुनता तो उसकी गर्दन में बड़ा बांका खम पैदा हो जाता और उसके घोड़े की चाल और ज्यादा पुरकशिश हो जाती। अब्बू के हाथों ने घोड़े की बागें कुछ इस अंदाज से पकड़ी होती थी जैसे इनको उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। ऐसे लगता था कि घोड़ा इशारों के बगैर चला जा रहा है, उसको अपने मालिक के हुक्म की जरूरत नहीं। बाज़ औक़ात तो ऐसा महसूस होता था कि अब्बू और उसका घोड़ा चुन्नी दोनों एक है, बल्कि सारा टांगा एक हस्ती है और हस्ती अब्बू के सिवा और कौन हो सकती थी। वो सवारियां जिनको अब्बू कबूल नहीं करता था दिल ही दिल में उसको गालियां देती थी, बाज बद्दुआ देती थी। खुदा करे इसका घमंड टूटे, इसका टांगा घोड़ा किसी दरिया में जा गिरे। अब्बू के होठों पर जो हल्की हल्की मूंछों की छांव में रहते थे खुद एतमाद सी मुस्कुराहट नाचती रहती थी। उसको देखकर कई कोचवान जल भुन जाते थे। अब्बू की देखा देखी चंद कोचवानों ने इधर उधर से कर्ज लेकर तांगे बनवाए, उनको पीतल के साजो सामान से सजाया, मगर फिर भी अब्बू की सी शान पैदा न हो सके। उनको वो गाहक नसीब न हो सके जो अब्बू के और उसके टांगे घोड़े के शैदा थे। एक दिन दोपहर को अब्बू दरख्त की छांव में तांगे पर बैठा ऊँघ रहा था। एक आवाज उसके कानों में भिन भिन आई। अब्बू ने आंखें खोल कर देखा, एक औरत टांगे के बम के पास खड़ी। अब्बू ने उसे बमुश्किल एक नजर देखा, मगर उसकी तीखी जवानी एकदम उसके दिल में घुप गई। वो औरत नहीं, जवान लड़की थी, 16-17 बरस की, दुबली पतली लेकिन मजबूत, रंग सांवला मगर चमकीला, कानों में चांदी की छोटी छोटी बालियां, सीधी मांग, सतवा नाक, उसकी पलंग पर एक छोटा चमकीला तिल, लंबा कुर्ता और नीला लाचा, सर पर चदरिया। लड़की ने कंवारी आवाज में अब्बू से पूछा, मेरा टेशन का क्या लोगे? अब्बू के होठों की मुस्कुराहट शरारत अख्तियार कर, कुछ नहीं। लड़की के चेहरे की सांवलाहट सुर्खी मैल हो, क्या लोगे टेशन का? अब्बू ने उसको अपनी नजरों में समोते हुए कहा, तुझसे क्या लेना बाग बरिए, चला बैठ टांगे में। लड़की ने घबराए हुए हाथों से अपने मजबूत सीने को ढांका, हालांकि वो ढका हुआ था। कैसी बातें करते हो तो? अब्बू मुस्कुराया, चल आप बैठ भी जा, ले लेंगे जो तू देगी। लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर पायदान पर पांव रखकर तांगे में बैठ गई। जल्दी ले चल स्टेशन। अब्बू ने पीछे मुड़कर देखा, बड़ी जल्दी है तुझे सोनिए। हाय हाय तू तो। लड़की कुछ और कहते कहते रुक गई। टांगा चल पड़ा और चलता रहा। कई सड़कें घोड़े के सुमों के नीचे से निकल गई। लड़की सहमी बैठी थी। अब्बू के होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट नाच रही थी। जब बहुत देर हो गई तो लड़की ने डरी हुई आवाज में पूछा, स्टेशन नहीं आया अभी तक? अब्बू ने मैनखेज अंदाज में जवाब दिया, आ जाएगा, तेरा मेरा स्टेशन एक ही है। क्या मतलब? अब्बू ने पलटकर लड़की की तरफ देखा और कहा, अल्ड़े क्या तू इतना भी नहीं समझती? तेरा मेरा स्टेशन एक ही है, उसी वक्त एक हो गया था जब अब्बू ने तेरी तरफ देखा था। तेरी जान की कसम, तेरा गुलाम झूठ नहीं बोलता। लड़की ने सर पर पल्लू ठीक किया। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो अब्बू का मतलब समझ चुकी है। उसके चेहरे से इस बात का भी पता चलता था कि उसने अब्बू की बात का बुरा नहीं माना, लेकिन वो इस कश्मकश में थी कि दोनों का स्टेशन एक हो या ना हो। अब्बू बांका सुजीला तो है, लेकिन क्या वफादार भी है? क्या वो अपना स्टेशन छोड़ दे जहाँ उसकी गाड़ी पता नहीं कब की जा चुकी थी? अब्बू की आवाज ने उसे चौंका दिया। क्या सोच रही है भाग बरिए? घोड़ा मस्त खरामी से दुल्की चल रहा था। हवा खुन्नक थी। सड़क के दो रोया उगे हुए दरख्त भाग रहे, उनकी टहनियां झूम रही थी। घुंघरों की एक आहंग झंझलाहट के सिवा और कोई आवाज नहीं। अब्बू गर्दन मोड़े लड़की के सामने हुस्न को दिल ही दिल में चूम रहा था। कुछ देर के बाद उसने घोड़े की बागें जंगले की सलाख के साथ बांध दी और उचक कर पिछली सीट पर लड़की के साथ बैठ गया। वो खामोश रही। अब्बू ने उसके दोनों हाथ पकड़, दे दे अपनी बांगे मेरे हाथ में। लड़की ने सिर्फ इतना कहा, छोड़ भी दे, लेकिन वो फौरन ही अब्बू के पास हो गई थी। उसके बाद उसने मुज़ाहिमत ना की। उसका दिल अलबत्ता जोर जोर से फड़फड़ा रहा था, जैसे खुद को छुड़ाकर उड़ जाना चाहता था। अब्बू हौले हौले प्यार भरे लहजे में उसे कहने लगा, ये टांगा घोड़ा मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज था, लेकिन कसम 11वीं वाले पीर की, ये बेच दूंगा और तेरे लिए सोने के कड़े बनवाऊंगा। आप फटे पुराने कपड़े पहनूंगा, लेकिन तुझे शहजादी बना के रखूंगा। कसम वादला शरीक की, जिंदगी में ये मेरा पहला प्यार है। तुम मेरी ना बनी तो मैं तेरे सामने गला काट लूंगा अपना। फिर उसने लड़की को अपने से अलहदा कर दिया। जाने क्या हो गया मुझे, चलो तुम्हें स्टेशन छोड़ो। लड़की ने होले से कहा, नहीं, अब तो मुझे हाथ लगा चुके हो। अब्बू की गर्दन झुक गई। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। निभा लोगे इस गलती को? लड़की के लहजे में चैलेंज था, जैसे किसी ने अब्बू से कहा, ले जाओगे अपना टांगा इस टांगे से आगे निकाल के? इसका झुका हुआ सर उठा।
आंखें चमक उठी। भागबर ये कहकर उसने अपने मजबूत सीने पर हाथ रखा। अब्बू अपनी जान दे देगा लेकिन अपना हाथ बढ़ाया तो ये है मेरा हाथ। अब्बू ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कसम अपनी जवानी की, अब्बू तेरा गुलाम है। दूसरे रोज अब्बू और उस लड़की का निकाह हो गया। जिला गुजरात की मोचन थी। नाम उसका अनायत यानी नीति था। अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी। वो स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहे थे कि अब्बू और उसकी भीड़ हो गई, जो फौरन ही मोहब्बत की सारी मंजिलें तय कर गई। दोनों बहुत खुश थे। अब्बू ने टांगा घोड़ा बेचकर नीति के लिए सोने के कड़े नहीं बनवाए थे, लेकिन अपने जमा किए हुए पैसों से उसको सोने की बालियां खरीद दी थी। कई रेशमी कपड़े भी बनवा दिए थे। लस लस करते हुए रेशमी लाचे में जब नीति अब्बू के सामने आती तो इसका दिल नाचने लगता। कसम पंतन पाक की, दुनिया में तुझ जैसा सुंदर और कोई नहीं। और ये कहकर वो उसको अपने सीने के साथ लगा लेता। तू मेरे दिल की रानी है। दोनों जवानी की मस्तियों में गर्क थे। गाते थे, हंसते थे, सैरें करते थे, एक दूसरे की बलाएं लेते थे। एक महीना इसी तरह गुजर गया कि दफातन एक रोज पुलिस ने अब्बू को गिरफ्तार कर लिया। नीति भी पकड़ी गई। अब्बू पर अगवा का मुकदमा चला। नीति साबित कदम रही, लेकिन फिर भी अब्बू को 2 बरस की सजा हो गई। जब अदालत ने हुक्म सुनाया तो नीति अब्बू के साथ लिपट गई। रोते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अपने माँ बाप के पास कभी नहीं जाऊंगी, घर बैठकर तेरा इंतजार करूंगी। अब्बू ने उसकी पीठ पर थपकी दी। जीती रहे, टांगा घोड़ा मैंने दीने के सुपर्द किया हुआ है, उससे किराया वसूल करती रहना। नीति के माँ बाप ने बहुत जोर लगाया मगर वो इनके साथ ना गए। थक हार कर उन्होंने उसको अपने हाल पर छोड़ दिया। नीति अकेली रहने लगी। दीना उसे शाम को 5 रुपए दे देता, जो उसके खर्च के लिए काफी थे। इसके अलावा मुकदमे के दौरान में रोजाना 5 रुपए के हिसाब से जो कुछ जमा हुआ था वो भी उसके पास था। हफ्ते में एक बार अब्बू और नीति की मुलाकात जेल में होती थी, जो कि इन दोनों के लिए बहुत मुख्तसर थी। नीति के पास जितनी जमा पूंजी थी वो अब्बू को आसाइशें पहुंचाने में सर्फ हो गई। एक मुलाकात में अब्बू ने नीति के बुझे कानों की तरफ देखा और पूछा, बालियां कहाँ गई नीति? नीति मुस्कुरा दी और संतरी की तरफ देखकर अब्बू से कहा, गुम हो गई हैं कहीं। अब्बू ने कदरे गुस्से होकर कहा, तुम मेरा इतना ख्याल ना रखा करो, जैसा भी हूँ ठीक हूँ। नीति ने कुछ न कहा। वक्त पूरा हो चुका था। मुस्कुराती हुई वहां से चल दी, मगर घर जाकर बहुत रोई। घंटों आंसू बहाए, क्योंकि अब्बू की सेहत बहुत गिर रही थी। उसकी मुलाकात में वो उसे पहचान नहीं सकी थी। अब्बू अब घुल घुल कर आधा हो गया था। नीति सोचती रहती थी कि उसको इसका गम खा रहा है। उसकी जुदाई ने अब्बू की ये हालत कर दी, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि दिल का मरीज है। ये मर्ज उसे विरसे में मिला है। अब्बू का बाप अब्बू से कहीं ज्यादा ग्रैंडिल था, लेकिन दिक ने उसे चंद दिनों ही में कब्र के अंदर पहुंचा दिया। अब्बू का बड़ा भाई कड़ियल जवान था, मगर इन जवानी में उस मर्ज ने उसे दबोच लिया था। खुद अब्बू इस हकीकत से गाफिल था। चुनाचे जेल के अस्पताल में जबकि वो आखिरी सांस ले रहा था, उसने अफसोस भरे लहजे में नीति से कहा, मुझे मालूम होता कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा तो कसम वादला शरीक की तुझे कभी अपनी बीवी ना बनाता। मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया, मुझे माफ कर दे। और देख, मेरी एक निशानी है, मेरा टांगा घोड़ा, इसका ख्याल रखना। और चन्नी, बेटे के सर पर हाथ फेर कर कहना, अब्बू ने तुझे प्यार भेजा है। अब्बू मर गया। नीति का सब कुछ मर गया, मगर वो हौसले वाली औरत थी। उस सदमे को उसने बर्दाश्त कर ही लिया। घर में तने तनहा पड़ी रहती थी। शाम को दीना आता और उसे दम दिलासा देता और कहता था, कुछ फिक्र न करो भाभी, अल्लाह मियाँ के आगे किसी की पेश नहीं चलती। अब्बू मेरा भाई था, मुझसे जो हो सकता है खुदा के हुक्म से करूँगा। शुरू में तो नीति ना समझी, पर जब उसके इद्दत के दिन पूरे हुए तो दीने ने साफ लफ्जों में कहा कि वो उससे शादी कर ले। ये सुनकर नीति के जी में आई कि वो उसको धक्का देकर बाहर निकाल दे, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, भाई मुझे शादी नहीं करनी। इस दिन से दीने के रवैये में फर्क आ गया। पहले शाम को बिला नाका 5 रुपए अदा करता था, अब कभी 4 देने लगा, कभी 3। बहाना ये कि बहुत मंदा है। फिर 2-2, 3-3 दिन गायब रहने लगा। बहाना ये कि बीमार था या टांगे का कोई पुर्जा खराब था, इसलिए जो ना सका। जब पानी सर से निकल गया तो नीति ने दीने से कहा, भाई अब तुम तकलीफ ना करो, टांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। बड़ी ली तो लाल के बाद बिलाखिर दीने ने बादल नाख्वास्ता टांगा घोड़ा नीति की तहवील में दे दिया। उसने माझे के सुपर्द कर दिया, जो अब्बू का दोस्त था। उसने भी कुछ दिनों के बाद शादी की दरख्वास्त की। नीति ने इनकार किया तो उसकी आंखें बदल गईं, हमदर्दी वगैरह सब हवा हो गई। नीति ने उससे टांगा घोड़ा वापस ले लिया और एक अनजाने कोचवान के हवाले कर दिया। उसने तो हद ही कर दी। एक शाम पैसे देने आया तो शराब में धुत था। डेड़ी में कदम रखते ही नीति पर हाथ डालने की कोशिश की। नीति ने उसको खूब सुनाई और काम से हटा दिया।
8-10 रोज टांगा घोड़ा बेकार तवेले में पड़ा रहा। घास दाने का खर्चा अलहदा, तवेले का किराया अलहदा। नीति अजीब उलझन में गिरफ्तार थी। कोई शादी की दरख्वास्त करता था, कोई उसकी किस्मत पर हाथ डालने की कोशिश करता, कोई पैसे मार लेता था। बाहर निकलती थी तो लोग बुरी निगाहों से घूरते थे। एक रात उसका हमसाया दीवार फांद के आ गया और दराज दस्ती करने लगा। नीति सोच सोच कर पागल हो गई कि क्या करे। एक दिन बैठे बैठे उसे ख्याल आया, क्यों ना टांगा मैं आप ही जोतूं, आप ही चलाऊं। अब्बू के साथ जब वो शहर को जाया करती थी तो टांगा खुद ही चलाया करती थी। शहर के रास्तों से भी वाकिफ थी, लेकिन फिर उसने सोचा लोग क्या कहेंगे। इसके जवाब में उसके दिमाग ने कई दलीलें दी। क्या हर्ज है, क्या औरतें मेहनत मजदूरी नहीं करती? ये कोयले वालियां, ये दफ्तरों में जाने वाली औरतें, घर में बैठकर काम करने वालियां भी तो हजारों होंगी। पेट किसी हीले से पालना ही है। नीति ने कुछ दिन सोच विचार की, आखिर में फैसला कर लिया कि वो टांगा खुद चलाए। उसको खुद पर पूरा एतमाद था। चुनाचे अल्लाह का नाम लेकर वो तवेले पहुंच गए। टांगा जोतने लगी तो सारे कोचवान हक्का बक्का रह गए। बाज मजाक समझकर खूब हंसे। जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि ऐसा ना करो, ये मुनासिब नहीं, मगर नीति ना मानी। टांगा ठीक ठाक किया, पीतल का साजो सामान अच्छी तरह चमकाया, घोड़े को खूब प्यार किया और अब्बू से दिल ही दिल में प्यार की बातें करती तवेले से बाहर निकल गए। कोचवान हैरत ज़दा थे, क्योंकि नीति के हाथ रवां थे, जैसे वो टांगा चलाने के फन पर हावी है। शहर में एक तहलका बर्पा हो गया। एक खूबसूरत औरत टांगा चला रही है, हर जगह इस बात का चर्चा था। लोग सुनते थे तो उस वक्त का इंतजार करते थे जब वो उनकी सड़क पर से गुजरेगा। शुरू शुरू में तो मर्द सवारियां झिझकती थी, मगर ये झिझक थोड़ी देर में दूर हो गई। खूब आमदन होने लगी। 1 मिनट के लिए भी नीति का टांगा बेकार न रहता था। इधर सवारी उतरी, उधर बैठी। आपस में कभी कभी सवारियों की लड़ाई भी हो जाती थी। इस बात पर नीति को पहले किसने बुलाया था? जब काम ज्यादा हो गया तो नीति ने टांगा जोतने के औकात मुकर्रर कर दिए। सुबह 7 बजे से 12 बजे, दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक। ये सिलसिला बड़ा आरामदेह साबित हुआ। चुन्नी भी खुश था, मगर नीति महसूस कर रही थी कि अक्सर लोग सिर्फ उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए उसके टांगे में बैठते हैं, बेमतलब बेमकसद उसे इधर उधर फिराते हैं, आपस में गंदे गंदे मजाक भी करते थे, सिर्फ उसको सुनाने के लिए बातें करते थे। उसको ऐसा लगता था कि वो तो खुद को नहीं बेचती, लेकिन लोग चुपके चुपके उसे खरीद रहे हैं। इसके अलावा इसको इस बात का भी एहसास था कि शहर के सारे कोचवान उसको बुरा समझते हैं। इन तमाम एहसासात के बावजूद मुस्तरद नहीं थी। अपनी खुद एतमादी के बहस वो पुरसुकून थी। एक दिन कमेटी वालों ने नीति को बुला लिया और उसका लाइसेंस जब्त कर लिया। वजह यह बताई कि औरत टांगा नहीं चला सकती। नीति ने पूछा, जनाब, औरत टांगा क्यों नहीं चला सकती? जवाब मिला, बस नहीं चला सकती, तुम्हारा लाइसेंस जब्त है। नीति ने कहा, हुजूर, अब घोड़ा टांगा भी जब्त कर लें, पर मुझे ये तो बताएं कि औरत क्यों टांगा नहीं जोत सकती? औरतें चरखा चलाकर अपना पेट पाल सकती हैं, औरतें टोकरी ढोकर रोजी कमा सकती हैं, औरतें लेनों पर कोयले चुन चुन कर अपनी रोटी पैदा कर सकती हैं। मैं टांगा क्यों नहीं चला सकती? मुझे और कुछ आता ही नहीं। टांगा घोड़ा मेरे खामन का है, मैं उसे क्यों नहीं चला सकती? मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? हजूर, आप रहम करें, मेहनत मजदूरी से क्यों रोकते हैं मुझे? मैं क्या करूं, बताइए ना मुझे। अफसर ने जवाब दिया, जाओ बाजार में जाकर बैठो, वहां ज्यादा कमाई है। ये सुनकर नीति के अंदर जो असल नीति थी जलकर राख हो गई। हौले से अच्छा जी कहकर वो चली गई। औने पौने दामों टांगा घोड़ा बेचा और सीधी अब्बू की कब्र पर गई। एक लख्ते के लिए खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं, जैसे बारिश के बाद चिलचिलाती धूप ने जमीन की सारी नमी चूस ली थी। उसके भिंचे हुए होंठ वाह हुए और वो कब्र से मुखातिब हुई, अब्बू, तेरी नीति आज कमेटी के दफ्तर में मर गई। ये कहकर वो चली गई। दूसरे दिन अर्जी दी, उसको अपना जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल गया।